अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी वाली बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 8 की इश्यूज इन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान को कवर करेंगे। आज हम इस चैप्टर को ओवरऑल इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे और उसको हमने बाय पार्ट्स भी इनको कवर किया है, ठीक है। और आज हम एक ओवरऑल वीडियो बनाएंगे जो कि इसके ऊपर कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करेगी। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि कंप्लीट वन वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को आप कवर करें, और कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये था कि टॉपिक वाइज जो है वीडियोस को वो कवर किया जाए ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन तो इसलिए मैं ये जो है एक टॉपिक को टॉपिक वाइज भी वीडियोस बनाई हैं और ओवरऑल वीडियोस को भी जो है वो देखा है ताकि जो है दोनों तरह के स्टूडेंट जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, ये फोकस करेगा कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज जो है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के, ठीक है। इसमें प्राइवेटाइजेशन है, टेक्सटाइल सेक्टर है, एनर्जी शॉर्टफॉल है, ठीक है, और भी डिफरेंट तरह के हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के इश्यूज हैं। लेकिन बेसिकली ये चैप्टर जो है कवर कर रहा है प्राइवेटाइजेशन को, टेक्सटाइल सेक्टर के इश्यूज को, एनर्जी सेक्टर की शॉर्टफॉल को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री। फिनोमिनल ग्रोथ थी हमारी 50s में, ठीक है। हमने पहले पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की 50s और 60s में, और इंडस्ट्री हमारी उस टाइम पे बहुत ग्रोथ कर रही थी, ठीक है। लोग जो है हमारी कंट्री को के ग्रोथ इंडिकेटर्स को एज अ मॉडल के तौर पे ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हुई 20% जो है ग्रोथ हुई बिटवीन 1950s टू 55 इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 20% जो है वो ग्रोथ हुई, जो कि एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, ठीक है। अगर हम टेबल के थ्रू देखें तो सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, स्लॉटरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी ग्रोथ को अगर देखें तो 1950s में इनमें 8.9, 10.5, 8.3 यानी जो इंडिकेटर्स इसमें थे इनकी ग्रोथ इस टाइम पे 1950s और 60s का जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएं, हम अगर 2009 और 2010 वाला जो कॉलम है वो देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ इंडिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों के बेहतर हुए हैं, लेकिन अब जैसे माइनिंग है वो 1950 में 10.5 थी, लेकिन 2000 से 2009 में 17.8% थी, ठीक है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी कमी आई है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, स्मॉल सेक्टर जो है बेसिकली ये ग्रो किया हमारा, ठीक है, फ्रॉम 1950 से अगर 2012 की ओवरऑल पीरियड की बात करें तो जो स्मॉल सेक्टर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर जो हैं वो इमर्ज हुए हैं और मिडिल मैन जो थे, मिडिल क्लास कम्युनिटी थी वो इमर्ज हुई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की और छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए, जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रीच 10% ऑन एवरेज थ्रू आउट 1960s, ठीक है। सब्सटेंशियल रिडक्शन हुई 1970s के बाद में, और 1980s में देयर वाज एन इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 8.21%, ठीक है। इम्प्रेसिव ग्रोथ हुई 8.21% की 1980s में। बूमिंग जो ट्रेंड है हमारा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में वाज विटनेस्ड अगेन इन 1990s में हम फिर बेहतरी की तरफ आए। ज़िया की हुकूमत के बाद उसकी जो पॉलिसीज थी उसके बाद हमारी इंडस्ट्री फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, ठीक है। एंड फेल अगेन आफ्टर 9/11 का फिर वाक़या हुआ जिसने सारे तकरीबन वर्ल्ड की इकॉनमीज को ही इफेक्ट किया, तो हमारी इकॉनमी जो कि पहले डेवलपिंग इकॉनमी थी वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई इससे। For small scale sector, first few years 1959 से 62 तक जो हमारा है टाइम पीरियड, वो हमारा कंसिस्टेंट ट्रेंड है 2.3% पर एनम, ठीक है, स्मॉल स्केल सेक्टर की ग्रोथ का। नेक्स्ट 8 ईयर्स की अगर ग्रोथ देखें तो 2.9% ग्रोथ है, यानी और अराउंड सेम ही है, ठीक है, 3% से लेस है ये। एट द टाइम ऑफ भुट्टो इरा इट वाज 7.3%, ठीक है। भुट्टो के टाइम पे ग्रोथ रेट हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा ग्रो की।
1977 से 1990 तक कंसिस्टेंट ट्रेंड है 8.4% का। आफ्टर 1990 द ट्रेंड फॉल एट 5.3% पर एनम, ठीक है। 1990 के बाद क्या हुआ कि ट्रेंड जो है वो फिर से डिक्लाइन की तरफ आने लग गया और 5.3% पर एनम पे आ गया। 2000 से 2012 के जो 12 साल थे उनमें जो है ग्रोथ हमारी थी वो 7.5% रही। स्मॉल स्केल सेक्टर एंड स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल सेक्टर इज मच मोर डायनेमिक एंड प्रोडक्टिव देन लार्ज स्केल। बेसिकली जो स्मॉल स्केल सेक्टर होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, डायनेमिक होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा जनरेट की जा सकती है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी बहुत ज़्यादा आसान होती है, ठीक है। चीज़ों को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, टेक्नोलॉजी को लेके आना बहुत आसान होता है क्योंकि स्मॉल स्केल लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं। एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल सेक्टर की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए या इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा डायनेमिक या जो है वो क्विक रिस्पॉन्सिव नहीं होता, ठीक है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑफ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है ये इक्वली वायलेट हुए इस टाइम पे। Construction has experienced huge growth in one rapid followed by negative growth in next year। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे तो कंस्ट्रक्शन अगर एक साल में कोई अच्छा बड़ा मंसूबा आ गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, रोड बनाने का, रेलवे ट्रैक बनाने का, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरीके का हॉस्पिटल को भी बनाने का, तो लेकिन उस साल में तो उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन उससे नेक्स्ट जो 2-3 साल थे उनमें कोई भी खास कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, कोई भी और नए बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ला सके। ये सब जो है इंडिकेटर्स हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। फाइनेंशियल डेफिसिट होने की वजह से हम ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सके। फ्लक्चुएशन इन कंस्ट्रक्शन कुड बी ड्यू टू लार्ज projects in 1 year followed by fewer or no projects in the following year. Dam power plants and other large scale public projects जो थे show huge investment in 1 year, ठीक है। इसी तरह डैम्स के ऊपर भी एक साल में तो अगर इन्वेस्टमेंट लगी है, एक साल में इम्प्रूवमेंट आई है, तो नेक्स्ट जो फॉलोइंग उसके ईयर्स थे उनमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसकी भी वैल्यू जो थी वो क्या होती है। इस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली कैपिटल स्टॉक होता है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जितना भी हमारा कैपिटल स्टॉक होता है किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो थी वो डबल हुई इन इन्फ्लेशन, अगर डबल होती है अगर इन्फ्लेशन डबल हो जाए, ठीक है। जब प्राइसेस चीज़ों की ज़्यादा होती हैं तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। We can compare the distribution between private, public and government sectors. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, मेजॉरिटी ऑफ अस इमेजिन द इंडस्ट्री इज वन वेयर अ लार्ज इनपुट, ठीक है। अगर देखें जब भी हमारी इंडस्ट्री माइंड में आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हों, यहाँ पे बोर्ड्स जो हैं वो उन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग को रन कर रहे हों, या कंप्यूटर जनरेटेड जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हों, ठीक है, अगर हम जब भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंग एक फैक्ट इसमें ये है कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। स्मॉल स्केल जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान में रन हो रहा है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट होती हैं और उसी ने एम्प्लॉयमेंट को भी लेबर फोर्स को भी बहुत ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है। नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इनफॉर्मल और स्मॉल स्केल जो सेक्टर है हैज डोमिनेटेड एम्प्लॉयमेंट इन द कंस्ट्रक्शन, होल स्केल रिटेल ट्रेडिंग है हमारी, ठीक है। होटल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है, स्टोरेज इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, अर्बन एरिया सिंस 1972 के बाद ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन, स्टोरेज इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, ठीक है, ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रो हो रहे हैं। 1972 के बाद क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर जो है वो डोमिनेट हुआ अर्बन एम्प्लॉयमेंट में इन मैन्युफैक्चरिंग, बट इन 1984 इनफॉर्मल सेक्टर हैड बिगन टू डोमिनेट अर्बन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, उसके बाद जो है इनफॉर्मल सेक्टर भी उसमें आने लग गया।
अर्बन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है देयर वर 98% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, ठीक है, वर स्मॉल स्केल अनरजिस्टर्ड फर्म्स एंड ऑक्यूपाई 51.4% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। वहाँ पे 51.4% जो हमारी टोटल वर्कफोर्स थी कंट्री में, वो स्मॉल स्केल अनरजिस्टर्ड फर्म, बेसिकली जो स्मॉल स्केल फर्म्स होती हैं उनको लोग प्रेफर करते हैं कि अनरजिस्टर्ड ही रखा जाए, क्योंकि एक तो टैक्स एवेजन की वजह से कि उन पे उनका एक तो यूनिट स्मॉल होता है, ठीक है, प्रोडक्शन स्मॉल होती है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा होता। ऑल दो कुछ फर्म जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर भी रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराने से दूर रखती है। एक तो बहुत ज़्यादा हैवी डॉक्यूमेंटेशन होती है और दूसरा प्रोसेस उनका ये होता है कि वो अपने आप को टैक्स से बचा सकें। 2010 में क्या हुआ कि SMEs कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट 30% ऑफ GDP। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे वो 90% इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमें वो दे रहे थे, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी कोई समोसा बनाने की फैक्ट्री हो गई, या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें बनाने की कोई भी स्मॉल स्केल जो है इंडस्ट्री हो गई, वो जो है ये हमें 90% जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो वहाँ से प्रोवाइड हो रही थी, और ये हमारा GDP का 30% जो है हमें वो आ रहा था। उसमें से 25% एक्सपोर्ट हमें SMEs दे रही थी, ठीक है, और 78% जो है नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड वर्कफोर्स जो थी वो वहाँ पे एम्प्लॉयड थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ग्रोथ रेट ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन 1986 से 87 से 1996 से 97 में हमारा जो था वो 8.4% था, ठीक है। इन 1997 to 2000 growth rate was 5.31% एंड 2000 to 2012 ग्रोथ रेट जो था हमारा 7.5% था। इश्यूज इफेक्टिंग स्मॉल स्केल सेक्टर, कौन कौन से इश्यूज जो हैं अब स्मॉल स्केल सेक्टर को इफेक्ट करते हैं? Informal sector consisting of SMEs are expanding more rapidly than informal sector, ठीक है। जो ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं देन फॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर यूनिट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इनफॉर्मल यूनिट्स बेसिकली कौन से हैं? यही जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी समोसा बनाने की फैक्ट्री, ये इनफॉर्मल यूनिट है, क्योंकि इसमें हमें कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। घर के जितने भी अफराद होते हैं वही सारे वर्क फोर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो विदाउट वेज काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्री अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो घर के अखराजात में लग जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है डिफरेंट ज्वेलरीज बनाने की जो छोटी छोटी फॉर्म्स हैं, ठीक है, 2 या 3 लोग घर के मिलके कोई छोटा सा कारोबार, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। एंड हाई इंसिडेंस ऑफ अनवेज फैमिली वर्कर्स, ठीक। फोकस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल स्मॉल स्केल यूनिट्स इज लेड सोशली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। इनका बेसिकली जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि एफिशिएंट एलोकेशन होती है, एक तो वर्क लेबर की, और इसके साथ साथ कैपिटल की भी एफिशिएंट एलोकेशन होती है। उन्हें पता होता है कि हमें क्या चीज़ें लेके आनी है या क्या चीज़ें जो है हमारी ज़रूरत है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही होती उनकी कैपिटल की। एंड टू जनरेट पब्लिक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जो एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, या जो है फॉर एग्जांपल किसी के पास ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस है, किसी सैलून को चलाने का एक्सपीरियंस है, तो वही उसी तरह की जो एम्प्लॉयमेंट है वो ही जनरेट करेंगे, वो उसी बंदे को हायर किया जाएगा। जबकि जो इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स को भी हायर कर लिया जाता है और बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि वो स्किल्स जो है वो सीख सकें। Labor productivity of large-scale sector is expected to be higher due to greater capital investment, और गवर्नमेंट डू नॉट असाइन एनी प्रॉपर डेवलपमेंट रोल टू SMEs, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रॉपर कोई रोल नहीं एक तो देती, और दूसरा क्या है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल सेक्टर में हायर एक्सपेक्ट की जाती है, जबकि जो लो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी भी उसके काम के मुताबिक होती है, या वो खुद ही अपना बिजनेस खुद रन कर रहे होते हैं लोग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितना भी वो वर्क टाइम है वो उसको बढ़ाते हैं या कम कर लेते हैं अपने हिसाब से।
अब इसमें डिमांड साइड के कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। डिमांड साइड के इश्यूज में जैसे कि इनफॉर्मल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक विजन है, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लैक ऑफ कोलेट्रल्स हैं, ठीक है, मीट बैंक रिक्वायरमेंट, और क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा कोई गिरवी रखाने के लिए चीज़ ही नहीं होती, ठीक है, तो वो बैंक्स के पास या फाइनेंशियल सोर्सेज के पास बोरोइंग के लिए जाने से बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं जाना चाहते, ठीक है। उसके बाद रिलक्टेंस ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ एसएमईज है। इसी तरह सप्लाई साइड के कुछ इश्यूज हैं एसएमईज की, अगर देखे जाएं तो शॉर्टेज ऑफ मार्केटिंग स्किल्स है, एफर्ट्स है ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। उसके अलावा एसएमईज परसीव्ड एज हाई रिस्क बॉर्वर्स, ठीक है, वो एसएमईज जो होते हैं वो हाई रिस्क बॉर्वर्स होते हैं। जो बैंक होता है वो कहते हैं कि हम इन्हें लोन अगर दें तो क्या पता ये रिटर्न कर भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि कोलेट्रल तो जमा करवाते नहीं हैं, और जो है रिकवरी करने के लिए या इनका डिफॉल्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस माइंडसेट होता है इनका, जो ठीक है। उसके अलावा क्या है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एसएमई बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। हाई लैंडिंग कॉस्ट है, एब्सेंस ऑफ एसएमई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन बैंक्स। कुछ सजेशन देख लेते हैं, ठीक है। सजेशंस क्या हैं कि on the basis of reviewed literature, following are the suggestions and recommendations to enhance SME lending. These can be classified as direct intervention through government, ठीक है, owned bank and credit guarantee schemes. क्रेडिट गारंटी स्कीम बेसिकली ये ले लें, यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट थ्रू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेज एसएमई लैंडिंग। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रो मार्केट एक्टिविटीज़ है, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं, ठीक है, लीगल और रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं, और साथ क्या है कि इनोवेटिव मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चैप्टर है। बेसिकली अभी हम यहाँ जो ओवरऑल एक देख रहे हैं, हम इस सब जितने भी सब सेक्टर्स थे इस चैप्टर के अंदर उनका एक ओवरव्यू देख रहे हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मज़ीद डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो जो इन टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उनको डिटेल में देख सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और इसका क्राइसिस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन पाकिस्तान बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वी मीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। जब भी ज़्यादातर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, ठीक है, नंबर ऑफ रीजन की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में है। वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा इसकी कंट्रीब्यूशन है। हमारी जो बेसिक एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल बेस्ड हैं, ब्लैंकेट्स हो गए, ठीक है, जो टॉवल्स हैं या गारमेंट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट जो बेसिकली बेस करती है। 1/3 ऑफ एंटायर मैन्युफैक्चर्ड एम्प्लॉयज वाज इन टेक्सटाइल सेक्टर। 30% ऑफ पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल इन 1991 और में देखा जाए अगर तो 30% जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट थी वो कॉटन टेक्सटाइल से आती थी। कॉटन yarn contribution to export increased from 10 to 18% between 1982 to 1990. फिर पाकिस्तान इकोनॉमी वॉज बिल्ट अराउंड टेक्सटाइल एंड इट्स करंट बेस इज स्टिल कंसेंट्रेटेड इन टेक्सटाइल्स, ठीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है, ठीक है। उसकी करंट बेस जो है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। Cotton textile industry is most important textile industry accounting about 19% of large scale industrial employment, ठीक है। 19% जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट हमारे टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल से आता है। बेसिकली ओवरऑल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके अंदर टेक्सटाइल, और फिर टेक्सटाइल के अंदर भी सिर्फ कॉटन का टेक्सटाइल जो है, ठीक है, और एंड अबाउट 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कॉटन टेक्सटाइल से आ रही है। Textile industry lost its position of 1960s and 70s and hold less than 2% of world market, ठीक है। 1970s और 60s का टाइम पे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी,
ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जितने जो पॉलिसीज़ थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, उनकी बहुत ज़्यादा शिकार होती गई है ये इंडस्ट्री, ठीक है, और अब इसकी कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो लेस देन 2% है वर्ल्ड की जितनी भी टेक्सटाइल मार्केट्स हैं उनमें। 1960s में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डायनामिक परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वॉज अमंग लीडिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट वर इमर्ज इन वर्ल्ड कॉटन टेक्सटाइल मार्केट। उस टाइम पे हम इतने बूम पे जा रहे थे कि लोग जो है हमें एज अ मॉडल के तौर पे देख रहे थे 1960s में, और हम जो है वो लीडिंग इकॉनमी थे, जितनी भी उस टाइम पे अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनमें हमारी लीडिंग पोजीशन थी अंडर कॉटन टेक्सटाइल मार्केट। 1972 में हांगकांग होल्ड लेस देन पाकिस्तान शेयर विद हैविंग 3.5% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट, ठीक है, और इस तरह कोरिया का जो था वो 1.5% था। 1988 में अगर देखा जाए तो हांगकांग का 9% शेयर था, और जो कोरिया है उसका 6.5%, यानी इन इकॉनमीज ने बहुत ज़्यादा रिकवर किया है या बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेके आए हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके। 1960s में पाकिस्तानी लीडर्स हैव मच इंटरेस्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, उस टाइम पे ये कंसीडर किया जाता था कि जिस कंट्री की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो ही कंट्री जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो रिलायबल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और साथ साथ इम्प्रूवमेंट के ट्रैक के ऊपर चल रही है। जिन कंट्रीज़ की इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं है वो फेल इंडस्ट्रीज या पुअर कंट्रीज जो है वो कहलाई जाती थी। नो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज जो थे हमारे, ठीक है, उनके वो अकाउंट करते 50% ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिकली कुछ लोगों के हाथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था, जिनमें से 9 जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज थे वो अकाउंट करते तकरीबन 50% ऑफ प्रोडक्शन, हाफ प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ उनके हाथ में थी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू 37% ऑफ जीडीपी का शेयर जो है वो 37% वो कवर कर रहे थे। इसमें इन्हीं ग्रुप्स के अंदर सेगल एक ग्रुप था, ठीक है, वो उसके पास तकरीबन के अलोन वो जो है वो 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो है वो होल्ड कर रहा था उस टाइम पे। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, ठीक है, विद एनुअल प्रोडक्शन हमारी जो है वो तकरीबन 12 से 14 मिलियन बेल्स है, ठीक है, और इसमें से भी जो कॉटन फाइबर है कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमारी जो कॉटन फाइबर जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसको दुनिया में सबसे बेहतरीन जो है वो कहा जाता है, ठीक है, ड्यू टू पुअर पिकिंग, क्लीनिंग, एलिमिनेशन ऑफ कंटामिनेशन, इट लॉस इट्स एडवांटेज। वक्त के साथ साथ जो है एक तो टेक्नोलॉजीज हमने अच्छी इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं की, ठीक है, और साथ साथ क्या है कि जो हमारे लेबर्स जो गांव में या जो फार्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड है कि उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि इसको किस तरह से पिक करना है कि इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो सके, और साथ साथ इसमें से जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या जितनी भी फालतू चीज़ें हैं वो निकालना का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास इतनी जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं है, तो हमारे जो कॉटन है वो अपनी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है। 70% ऑफ पाकिस्तान यार्न प्रोडक्शन इज कोर्स कॉटन, ठीक है, 70% जो है हमारी वो कोर्स कॉटन यार्न है, और 3% जो है हमारी वो सिर्फ फाइन हो या सुपर क्वालिटी की कॉटन है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन यार्न का इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन चली गई है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वूवन क्लॉथ, ठीक है, वूवन क्लॉथ में 4th हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मच ऑफ वूवन क्लॉथ जो इज ऑफ लो वैल्यू, ठीक है, ज़्यादातर जो वूवन क्लॉथ है वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत लो लेवल क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ के ऊपर वूवन की जाती है, और इसके साथ साथ क्या है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल डाई करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अगर ख़राब यूज़ की जाए तो उससे कपड़े की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कॉटन फैब्रिक पाकिस्तान फिनिश्ड क्लोथ शेयर इज़ एक्सट्रीमली लो,
ठीक है। जो हमारी कॉटन फैब्रिक की मार्केट है वर्ल्ड की, उसमें पाकिस्तान का जो क्वालिटी वाइज हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा लो में जाता जा रहा है। 3% जो है हमारी क्वालिटी जो है वो उसमें है। पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑक्यूपाई अ डोमिनेंट पोजीशन इन द लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी कॉटन फैब्रिक मार्केट, ठीक है। लो कॉस्ट और लो क्वालिटी का जो कॉटन फैब्रिक है वो हम अपने एक्सपोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन जाती जा रही है। Majority of processing units in Pakistan are not integrated, ठीक है, but independent commercial dyeing, printing, finishing units, इंटीग्रेशन नहीं है। जितने भी हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। सब इंडिविजुअल तौर पे ऊपर या इंडिपेंडेंट तौर पे ऊपर काम करना चाहते हैं, जिसमें कमर्शियल डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, ठीक है, वो सारी। अब जब इंडिपेंडेंटली तौर पे काम करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, तो इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक लोन जो सरमायादार है उसके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो हर 4-5 साल के बाद टेक्नोलॉजी को चेंज करे या फिर उसकी जितनी भी वियर एंड टीयर कॉस्ट है उसको बियर कर सके। तो इसलिए क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव लो डाइंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कपड़े को रंगने की टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा ख़राब यूज़ की जाती है। टेक्सटाइल मेड अप जैसे कि टॉवल, बेडशीट्स वगैरह हैं, इन डिमांड्स आर मेट बाय दीज यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट जो है जितनी भी हमारी वर्ल्ड की ट्रेडिंग इकॉनमी है उसके जितनी भी डिमांड है टॉवल की, बेडशीट्स की, इसके अलावा ये कारपेट्स वगैरह, ठीक है, ये भी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये इनकी जो डिमांड अगर लो क्वालिटी चीज़ों से हम वो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है हमारी डिमांड मज़ीद कम होती जाएगी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है, विच रिक्वायर्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग बेसिकली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसमें मजीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है और हमें वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर हम अपनी क्वालिटी को बेहतर रखना चाहते हैं या वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर हम सर्वाइव करना चाहते हैं। बट पाकिस्तान की मशीनरी जितने भी यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर ओल्ड हैं, 15-20 साल पुराने यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और उनकी वियर एंड टीयर कॉस्ट जो है वो नहीं बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि उनको अंदर कोई भी उनकी मुरम्मत वगैरह जो होती है वो नहीं की गई या उनको रिप्लेस नहीं किया गया न्यू टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन का इशू है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि स्टेट की इंटरवेंशन कम की जाती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर से, और चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जाता है ताकि प्राइवेट ओनर जो हैं वो चीज़ों को होल्ड कर सकें और इकॉनमी को रन कर सकें। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो है इसमें क्या है कि जब हमारे पास सैप आया, यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हमने फॉलो किया, जो कि हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेने के बाद उन्होंने हमें जो हाथ में थमाया कि ये एक प्लान है, प्रोग्राम है, ठीक है, ये आपने फॉलो करना है और इसकी बेस के ऊपर आप जो है हमारा लोन रिटर्न कर सकेंगे हमें, वो हमने 1988 में एक्सेप्ट किया, साइन किया, ठीक है। विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम 1990 से 96 तक क्या हुआ कि 65% ऑफ द टारगेटेड इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। 65% जो इंडस्ट्रीज थी वो हमने प्राइवेटाइज कर दी। लार्ज स्केल प्राइवेटाइजेशन एफर्ट वाज लॉन्च्ड बाय नवाज गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो एफर्ट ज़्यादातर की गई वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में की गई बाय एस्टैब्लिशिंग डिसइन्वेस्टमेंट एंड डी रेगुलेशन कमेटी। इसने कमेटी बनाई थी, ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट और डी रेगुलेशन कमेटी थी। बेंजर भुट्टो के जो अर्लियर टाइम पीरियड्स थे, इससे पहले जो बेंजर भुट्टो का टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ कि उन्होंने भी प्रमोट किया बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और सेट टू प्राइवेटाइज स्टेट ओन्ड सेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि द डिसइन्वेस्टमेंट और डी रेगुलेशन कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली क्या था इशू, ये था इस कमेटी को बनाने का कि जो गवर्नमेंट है, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसका मेन पर्पस गवर्नमेंट को बनाने का ये होता है कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाए, रिफॉर्म्स लेके आए, या जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स करे ताकि लोगों की वेलफेयर इंक्रीज हो सके।
अब पाकिस्तान में क्या था कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही थी वो बजाय के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने पे उनका मेजर फोकस क्या था कि इंडस्ट्री में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एक्सपोर्ट क्या चीज़ें हो रही हैं। सो वो अपने जो टारगेट होता है आपका एक गवर्नमेंट बनने का उससे बहुत ज़्यादा हट रही थी, जिसकी वजह से ये एक कमेटी बनाई गई और ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया, ताकि चीज़ें जब प्राइवेटाइज होती हैं तो उनमें रेवेन्यू जनरेट करने का ज़्यादा पोटेंशियल होता है। और क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर्स के हाथ में इंडस्ट्री आएगी तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंट तौर पे कर सकेंगे और बेहतर तौर पे इंडस्ट्री जो है वो काम कर सकेगी। सो दे आइडेंटिफाइड 109 इंडस्ट्रीज, ठीक है, 109 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आइडेंटिफाई उस टाइम पे किया गया कि जिनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और पांच में से चार जो नेशनल कमर्शियल बैंक थे हमारे, ठीक है, उनको भी प्राइवेटाइज करने की बात की गई। कमेटी जो थी वो डिसॉल्व हुई और इसको रिप्लेस कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का नाम दे दिया गया 1991 में, जनवरी 1991 में, ठीक है, विच वाज टू सरप्राइज द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, सुपरवाइज ताकि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको सुपरविजन की जरूरत थी, सुपरवाइज किया जा सके। अभी जो कमीशन था, प्राइवेटाइजेशन कमीशन था, इसका मेन मैंडेट क्या था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो है वो इंक्लूड किया जाए, दैट वर टू बी प्राइवेटाइज। और उसके साथ साथ क्या कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस एंड सुपरविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ द यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर। अर्ली पीरियड में प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में या लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होने में कुछ टाइम लगता है। तो अर्ली ईयर्स में ये भी प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फ्यू बिडर्स जो थे वो आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइवेटाइज नहीं हो सके, जो टारगेटेड हमारा था वो कंप्लीट नहीं हुआ उस टाइम पे। इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफरिंग फ्यू यूनिट्स फॉर द सेल एट अ टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद एक ये प्लान किया गया कि सारे यूनिट्स को एक ही टाइम पे प्राइवेटाइज ना किया जाए, बल्कि कुछ कुछ यूनिट्स को प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के अंदर लाया जाए, ताकि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्पीडली हो सके। बहुत ज़्यादा बिडर्स उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, ठीक है। 105 जो है वो यूनिट्स को उस टाइम पे हमने एडवर्टाइज किया ताकि इमीडिएट उनकी सेल हो सके। Attempts were made to make privatization procedure more transparent and effective, ठीक है। जो सुपरविजन का प्रोसेस था, जो कमेटी सुपरवाइज कर रही थी, उसका मेन पर्पस यही था कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, ताकि पता चल सके कि लेन देन किस अमाउंट के ऊपर हो रही है और ट्रांसपेरेंसी हो सके और एफिशिएंट हो सके, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और एफिशिएंट तरीके से चीज़ें जो है वो हल हो जाएं। वन ऑफ द रीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज टू राइज रेवेन्यू, ठीक है। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का रीजन यही होता है ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेलरेट हो सके, ठीक है। नवंबर 1992 में क्या हुआ कि 67 जो यूनिट थे, 109 जो हमने प्राइवेटाइज करने की लिस्ट में लगाए थे, उनमें से 67 जो थे वो उनको लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इशू हो गया। अब इन जो 67 थे, इनमें से 49 यूनिट्स ऐसे थे जिनको ट्रांसफर्ड किया गया टू प्राइवेट सेक्टर, और 6 बिलियन अमाउंट जो थी वो गवर्नमेंट के अकाउंट में शिफ्ट कर दी गई। Reason that the hopes of government to privatization not fulfill was the most of the companies were technically bankrupt, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे थे इन इंडस्ट्रीज के अंदर या इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि ज़्यादा से जो थे वो पहले से ऑलरेडी बैंकरप्ट थे, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन पहले से बैंकरप्ट होता है या जो इंडस्ट्री पहले से बैंकरप्ट होती है उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजीली राजी नहीं होता। तीन मोस्ट डिजायर्ड सेक्टर जिनको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे, वो एक उनमें से एक एनर्जी सेक्टर था, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर था और उसके साथ साथ कमर्शियल सेक्टर था, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक। क्योंकि एनर्जी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने लगी थी उस टाइम पे, एफिशिएंट मींस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर क्योंकि हमने इंडस्ट्री को भी चलाना है तो उसके लिए मेन चीज़ तो पावर की है, ठीक है। तो पावर एफिशिएंट मींस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन जो है
या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और साथ साथ टेली कम्युनिकेशन के मीन्स को भी इम्प्रूव किया जाए। लेट 1995 में टेलीफोन टेलीग्राफ सेक्टर, ठीक है, उनको पार्शली प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसके साथ साथ अलाइड बैंक was also to be to its sold, ठीक है। जो अलाइड बैंक था वो उसके अपने एम्प्लॉयज ने खरीद लिया था, ठीक है, और मुस्लिम कमर्शियल जो बैंक था उसको भी प्राइवेट बिजनेस हाउस ने खरीद लिया था। बैलेंस शीट shows that privatized banks have improved their performance। बैलेंस शीट अगर जब बैंक्स की देखी गई उसके बाद तो हमें आइडिया हुआ कि प्राइवेटाइज करने से जो उनके बैलेंस शीट है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। इसके बाद दो कमर्शियल बैंक्स थे, एचपीएल और यूबीएल, ठीक है, और दो इंडस्ट्रियल बैंक्स थे, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज प्राइवेटाइज, ठीक है। इन दोनों को प्राइवेटाइज कर दिया गया बाय मुशर्रफ गवर्नमेंट आफ्टर 1999। अदर इम्पोर्टेंट लार्ज यूटिलिटीज जैसे कराची इलेक्ट्रिक, पीटीसीएल, ठीक है, और बाय फ्रॉम गल्फ स्टेट, ठीक है, हु वर न्यू ओनर्स ऑफ यूबीएल एज वेल। गल्फ स्टेट ने इनको भी खरीद लिया और जो कि यूबीएल के भी ओनर्स थे। 1995 यूबीएल वाज ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है, यूबीएल को फिर दोबारा सेल किया गया और क्या हुआ कि एंड ओनली फॉरेन बिडर्स वर रिमेन इन द प्रोसेस, क्योंकि जो लोकल हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो विलिंग नहीं थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो उस बिड में शामिल थे और 2003 में ये बैंक जो है वो सोल्ड हो गया टू बिजनेसमैन फ्रॉम मिडल ईस्ट। प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, कुछ लोग इसके हक में होते हैं और कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पाया जाता है, बहुत सारे आपको रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे या आए दिन न्यूज़ के अंदर भी खबरें आती हैं कि प्राइवेटाइज होना चाहिए या फिर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हर जो इंडिविजुअल है उसकी डिफरेंट राय है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। क्रिटिसिज्म का जो है प्राइवेटाइजेशन का क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। अगर जब चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, लोकल एजेंट्स के हाथों में या डिफरेंट एजेंट्स के हाथों में चीज़ें चली जाती हैं तो उनको प्राइवेटाइज करना मुश्किल हो ट्रांसपेरेंट करना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ होती है तो वो ट्रांसफरेबल होती है, ठीक है, इजीली उसको जो है वो हम दोबारा से एस्टिमेट कर सकते हैं या उसको इजीली डीपली एनालाइज कर सकते हैं या ऑडिट उसके करना जो है वो इजी होता है, ठीक है। अंडर प्राइवेटाइजेशन एंड इनएडुकेट अटेंशन पेड टू द antecedents of new management, ठीक है। It was supposed that the process suffered from favoritism as some bidders had privileged access to information and competing bids। और तीसरा क्या है कि इन नंबर ऑफ केसेस यूनिट्स वर ट्रांसफर टू मैनेजमेंट हैविंग मिनिमल और नो रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे लोगों के हाथों में चली जाती हैं जिनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता, यहाँ पर बहुत कम रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो जिससे बजाय के इम्प्रूवमेंट आने के चीज़ें जो है वो डिक्लाइन की तरफ भी जा सकती हैं। Despite all criticism, privatization under Musharraf government gathered a lot of time, ठीक है। मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एक जो है वो एस्पेक्ट था। मेन क्रिटिसिज्म क्या है वॉज रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जब उसको प्राइवेटाइज किया गया तो ये एनालाइज किया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व थी। इट बिकम क्लियर दैट मुशर्रफ लीडिंग allies including Prime Minister Shaukat Aziz may have been involved in अंडरहैंड डीलिंग्स, ठीक है। अंडरहैंड डीलिंग में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो हमारे इन्वॉल्व होने लगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चैलेंज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल, ठीक है। उन्होंने स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को चैलेंज भी किया, ठीक है। कहा कि हमें क्लियर एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाए जाएँ कि क्या बिडिंग हुई और क्या सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है।
एंड एक्सपोज नंबर ऑफ इश्यूज। उसके बाद जो है वो ये जो रिजल्ट के सामने आए वो ये आए कि बहुत ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व थी इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल। लास्ट बट नॉट लीस्ट एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ जो डिफरेंट इसको हम किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी इरा में जो है उसको एमर्ज कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस जो हमारी वो है इश्यूज इन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, उसमें भी इस टॉपिक को ऐड अप किया जा सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के ओवरऑल इश्यूज हैं अगर उसमें भी इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इन सब में एनर्जी क्राइसिस को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस देख लेते हैं। एनर्जी क्राइसिस हैज बीन सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। हम सबको पता है कि जो एनर्जी क्राइसिस होता है उसका सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर नहीं बल्कि डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है, एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमी फ्रॉम 2008। इससे पहले एनर्जी क्राइसिस हमारा इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 2008 के बाद एनर्जी क्राइसिस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता गया। एस्टिमेट वैल्यू अगर देखी जाए तो 2 से 3% जो हमारा जीडीपी है सिर्फ एनर्जी के क्राइसिस की वजह से या पावर की शॉर्टेजेस की वजह से हम लॉस्ट करते जा रहे हैं। हर साल 2 से 3% जीडीपी के अंदर कमी आती जा रही है क्योंकि हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। जो ट्रांसमिशन और जो प्रोडक्शन का गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर कंपोनेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, जो ठीक है वो एक मेजर कंपोनेंट है हमारा जितने भी हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनके अंदर। देखें जब भी इकोनॉमी कोई भी प्रॉस्पेरिटी की रास्ते में आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो जो अडॉप्ट करती है इकोनॉमी, ठीक है। लोग माइग्रेशन भी क्यों करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन, ताकि वो एक बेटर लाइफस्टाइल जो है वो अटेन कर सकें। और जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, इनमें ये अब जो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सारी बिजली के साथ चलती हैं। तो अगर आपके पास बिजली का क्राइसिस होगा, पावर का क्राइसिस होगा, तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुई क्योंकि हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स है, हमने पीछे पढ़ा कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें सारा प्रोसेस जो है वो मशीनरी का है, डाइंग हो गई, यहाँ पे वीविंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। और अब मेजर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस उसने फेस किए हैं ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं इन 2012 by Asian Development Bank stated that absence of energy was the main constraint for economic growth, ठीक है। जब भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर एनर्जी की कमी होती है या क्राइसिस आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, ऑब्स्टिकल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सजेस्ट दैट बेटर लोड मैनेजमेंट वाज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज कमर्शियल लॉस। अच्छा, अब इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोड मैनेजमेंट की जाए, ठीक है। लोड मैनेजमेंट करने का ये मतलब है कि हमारी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी पंजाब और सिंध के अंदर हैं, ठीक है। और आपने एनालाइज किया होगा कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो भी पंजाब और सिंध में ही की होती है, ठीक है। तो अगर इनको चारों जो हमारे जितने भी प्रोविंस हैं, ठीक है, सारा पूरे पाकिस्तान के ऊपर लोड शेडिंग को हम अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि सिर्फ कोई एक प्रोविंस सफ़र नहीं करेगा या फिर इंडस्ट्री जिस प्रोविंस में ज़्यादा है वो सफ़र नहीं करेगी। 2011 से 12 में क्या हुआ कि लॉसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए अराइजिंग फ्रॉम पावर शॉर्टेज, दैट इज 3 to 4% ऑफ जीडीपी। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ पावर रिसोर्सेज कुड सर्टिफाई दैट predictability of load shedding to allow private sectors to better schedule work and minimize cost।
ठीक है। अब इम्प्रूव मैनेजमेंट चाहिए फॉर पावर रिसोर्सेज, ताकि जो पावर रिसोर्सेज हैं उनको सर्टिफाई किया जा सके। द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लोड शेडिंग की तो प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कब जाएगी कब आएगी, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, अगर आप रूरल एरियाज के अंदर जाएं और वहाँ पे लाइट चली जाए और आप पूछें उनसे कि कब आएगी वापस, तो वो कहेंगे कि हमें नहीं पता कि वापस कब आएगी, या फिर इसका आने का कोई शेड्यूल नहीं हमें बताया गया पहले, ठीक है। तो अगर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या जो इवन डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनको भी शेड्यूल बता दिया जाए कि 1 घंटे की लोड शेडिंग होगी फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 आवर्स, या फिर जो भी शेड्यूल सेट हो उस एरिया के हिसाब से, तो क्या होगा कि इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम पे बिजली आएगी तो हम अपने जो काम है वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। जो प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उस टाइम के अंदर, ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। हर चीज़ तो बिजली के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, ठीक है। अब सनलाइट भी आप कितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इवन जो जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है, सीजन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप सनलाइट को बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, डिफरेंट कामों के लिए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Estimates show that loss of 13% of total manufacturing sales, which is approximately 130 billion, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो जो सेल है उसमें भी लॉसेस होंगे, ठीक है, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा और नई प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने तकरीबन 130 बिलियन का जो है वो लॉस फेस किया है 2012 से 13 में। Energy crisis is hitting the industry at multiple levels, specifically energy tariff increase, ठीक है। अब एनर्जी क्राइसिस जो है वो एक तो हमारी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ गैप है, ठीक है। वो अब क्यों गैप है, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर मसला है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि एसएमईज क्लोज डाउन एज दे आर अनएबल टू जनरेट देयर ओन पावर, ठीक है। सबसे पहले जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, वो तो इतने छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती या वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के यूनिट्स को इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। चूँकि ये डाटा सारा जो है वो 2014 तक का लिया गया है। अब इसके बाद से बहुत ज़्यादा सोलर के ऊपर काम हुआ है और सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इवन घरों में भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक। उसके बाद क्या है, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग, ठीक है। अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग से क्या होता है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रुकती है, उसके साथ जो वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है। अक्सर लोग आपने कहते सुना होगा कि डिम लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो कम आ रहे हैं, तो क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा मशीनरी को डैमेज होती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स, एसी, टेलीविजन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इससे इनको कम वोल्टेजेस आने से ही बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जिससे एक हमारी जो जीडीपी है या हमारी जो ओवरऑल लॉस है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हार्म प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो इससे वर्कफोर्स जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, ज़ाहिर है पूरा दिन तो लेबर बेचारा वो बैठा रहेगा, उसके पास काम करने को होगा नहीं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अकमल हुसैन ने एक रिपोर्ट लिखी है 2012 में और वो कहते हैं कि पावर क्राइसिस जो है वो 3 फैक्ट्स की वजह से, हमारी इकोनॉमी में 3 फैक्ट्स की वजह से पावर क्राइसिस है। नंबर 1 पे क्या है कि 82% जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो ऑयल बेस्ड है हमारी, ठीक है। हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास हाइडल आ जाता है, विंड पावर आ जाती है, सोलर आ जाती है, ठीक है, या फिर बायोमास भी आ जाता है। लेकिन ये बायोमास जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंसिव एक प्लांट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो विंड है या फिर जो हाइडल है या फिर जो सोलर है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते। एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सो हाई, ठीक है। अब हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, ठीक है।
is so that government not have fiscal capacity to provide subsidy necessary to supply electricity. अब जब आप ऑयल की बेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट वैसे ही फिजिकल डेफिसिट में है, तो उसके पास तो इतनी सब्सिडी है ही नहीं कि वो जो है पुअर अपनी कम्युनिटी जो डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलपिंग नेशन है उसको आप सब्सिडी इतनी प्रोवाइड कर सकें कि वो इलेक्ट्रिसिटी कम कीमत के ऊपर पर यूनिट पे उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है, तो वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। बिलियन ऑफ रुपीज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बिल्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाते। सेमी ऑटोनमस कॉर्पोरेशंस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारी जो है ये बिल को पे ही नहीं करती। जो जितने भी इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं वो कितने ज्यादा ड्यूज अभी भी जो है वो रिमेनिंग है। रिकवरी ऑफ दिस शॉर्टफॉल, ठीक है, अब इस शॉर्टफॉल की जो रिकवरी है वो प्रिवेंट करती है गवर्नमेंट को फ्रॉम पेइंग इट्स ड्यूज, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट अपने ड्यूज नहीं दे पाती क्योंकि उसको जो है ड्यूज नहीं मिल रहे। टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हु आर फोर्स्ड टू कट बैक पावर प्रोडक्शन, अब जो गवर्नमेंट नहीं पे करेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी रॉ मटेरियल कहीं से लिया और रॉ मटेरियल की भी प्राइस पे करनी पड़ती है, ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तीसरा इसमें पॉइंट मेन क्या है कि जो इंडस्ट्रियल वीकनेस है कंबाइंड विद ऑब्सलीट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसमिशन की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो वायर्स का सिस्टम है, ठीक है, इवन पंजाब में और सिंध में अगर आपने कभी एनालाइज किया हो तो गुच्छे बने होते हैं तारों के, ठीक है, बिजली के जो खंबे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी है, उनकी जो खस्ता हाली है वो तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन इससे लॉस होता है, ठीक है, एफिशिएंट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं की जा रही होती, रिजल्ट इन थेफ्ट, ठीक है, अच्छा लोगों ने कुंडे भी लगाए हुए होते हैं बीच में, सही, थेफ्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और क्या है इसके बाद ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, 30% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है वो तो इसी में ही ज़ाया हो जाती है हमारी। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका क्या है कि इज टू इन्वेस्ट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सबसे पहले तो हम जो महंगी एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, उससे तो अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी महंगी हो रही है, प्रोडक्शन जब महंगी हो रही है तो उसको महंगी यूनिट्स के ऊपर आगे हम देते हैं, और जब महंगी यूनिट्स पे आगे हम देते हैं तो वो आगे से हमें उसका बिल नहीं इन रिटर्न मिलता। जब बिल इन रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम मजीद प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि हमने आगे से जो रॉ मटेरियल खरीदना है दोबारा से जो ऑयल की प्राइसेस दोबारा पे करनी है हम वो देने के काबिल नहीं होगी। तो ये पूरा एक विस्कस सर्कल है जो कि इफेक्ट होता है। सो बेहतर यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है या पावर है उसकी जनरेशन हो सके। सेकंड क्या है कि शॉर्ट टर्म में अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग रिकवरीज, ठीक है, रिकवरीज को इम्प्रूव करने के लिए ये एक सजेशन दी गई थी बुक में कि जो है 5 बिलियन का डॉलर का लोन अगर लिया जा सके, ठीक है, एड ली जाए और 5 साल के लिए और उसको यूटिलाइज इस तरह से किया जाए कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अफोर्डेबल किया जा सके, ठीक है, ये 2014 में दिया था। फिर शॉर्टफॉल वॉज अराउंड 5000 मेगावाट है, 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक 5000 मेगावाट जो है वो हुआ है। बोथ डोमेस्टिक और कमर्शियल जो यूजर्स हैं वो दोनों सफर हो रहे हैं रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पाकिस्तान में अकर होती है पंजाब में, वे लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लूम्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिजाइड एंड फेस लॉसेस, ठीक है, पंजाब में ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुल्तान, फैसलाबाद, ठीक है, सो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा पूरा दिन जो कारखाने हैं वो बंद रहते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑयल, हाइडल, नेचुरल गैस हैं, ठीक है, फ्रॉम ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ पावर 27% जो है वो इज यूज बाय इंडस्ट्री। जो ओवरऑल प्रोडक्शन होती है उसमें से हमारी 27% जो है वो इंडस्ट्री को चली जाती है, 13% जो है वो एग्रीकल्चर में चली जाती है, और जो ह्यूज अमाउंट है वो डोमेस्टिक यूजेस में चली जाती है, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए भी लोगों को चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा स्टोर करें या फिर उसको कम से कम यूटिलाइज करें।
डिमांड सप्लाई गैप जो है वो पहले भी ज़्यादा है और मजीद टाइम टू टाइम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। रिलेटेड टू द इशू ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल, क्योंकि इम्पोर्टेड ऑयल का इशू है, ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, सीजनल वाटर फ्लोज होते हैं जिससे और मजीद डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर न्यू डेवलपमेंट्स एंड प्लानिंग हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिज द गैप। अब जो न्यू डेवलपमेंट्स और प्लानिंग हो रही हैं वो गैप को ब्रिज नहीं कर पा रही। क्यों? मेन जो रीज़न है वो यही है कि हमारी बेस ही महंगी है, ठीक है। There are also issues of generation, transmission, distribution and consumption stages, ठीक है। इन सारी stages के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा issues हैं। जिसका सर्कल ऑफ सर्कुलर डेट है हमारा, ठीक है, has emerged where distribution companies have to pay for electricity to generation companies and who in turn have to pay their inputs। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या जिनको डिस्कोस भी कहते हैं, नॉट रिसीव फुल एम्प्लॉयमेंट, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, ठीक है। दे रिजॉर्ट टू बोरोइंग, ठीक है, वो बोरोइंग पे चले जाते हैं ड्यू टू हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। डेट उनका फिर बढ़ता जाता है तो फिर उनके और अपने मसले जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब इमीडिएट प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए, ठीक है। 2012 में एक थर्ड नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, ठीक है। इसका मेन जो मैंडेट था, ठीक है, वो इमीडिएट मेजर्स लेना था एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, जिसमें जो फैसला किया गया वो ये किया गया कि सबसे पहले तो लोड मैनेजमेंट की जाए, ठीक है। जितने भी प्रोविंसेस हैं सबको इक्वली लोड शेडिंग की जाए ताकि एक पंजाब या सिंध के ऊपर से बर्डन जो है वो हट जाए। दूसरा क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिस को 5 दिन जो है वो चलाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस जो बिल नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। तो 5 उनका जो वर्किंग टाइम था उसको थोड़ा सा कम किया गया ताकि बिजली को सेव किया जा सके। वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड जितनी भी मार्केट्स थी उनको 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया और सुबह अर्ली मॉर्निंग ओपन की जाए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट को यूटिलाइज किया जा सके। रिप्लेसिंग रेगुलर बल्ब्स विद एनर्जी सेवर्स, ठीक है। उस टाइम पे एनर्जी सेवर्स बहुत ज़्यादा आए और क्या हुआ, इन सब जो ये थी उनसे देखा गया कि और ख़ास तौर पे 5 दो जो दिन वर्किंग शेड्यूल था उससे ये एनालाइज किया गया कि हमने 7000 मेगावाट जो एनर्जी थी वो सेव की एनुअली। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर जो डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।